नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। दोस्तों, आधुनिक भारत का इतिहास जब भी आप पढ़ते हैं तो उसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आता है और उसी को हम ये जो वीडियो श्रृंखला आप देख रहे हैं इसके माध्यम से कवर करने वाले हैं। ये हिंदी माध्यम की श्रृंखला है, अंग्रेजी माध्यम वाली भी आएगी। उसके लिए जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो नाराज नहीं होंगे, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, मिल जाएगा, ठीक है। और आज़ादी के लिए हमारे देश ने बहुत लंबा संघर्ष किया है, ये तो आप सभी जानते हैं और हम सभी जानते हैं, हमें भूलना नहीं चाहिए। आज़ादी बहुत कीमती है और उसकी कीमत हम तभी समझेंगे जब उसके बारे में जानेंगे। तो इस संघर्ष के दौर को हम देखने वाले हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। और अगर आपको पेड कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो इसे पॉज करके देख लीजिएगा, अदरवाइज यहाँ से देखिए। परिशिष्ट, ये है परिशिष्ट और इस परिशिष्ट के अंदर कुछ विशिष्ट है। क्या विशिष्ट है? तो कुछ आंदोलनों के नाम दिए हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ना, कुछ आंदोलनों के नाम दिए हैं और उससे संबंधित जो लोग थे, नेता थे, व्यक्तित्व थे, महान व्यक्तित्व थे, उनके नाम दिए और इनसे प्रश्न बनते हैं। इनसे बहुत सारे तरह तरह के जो कथन वाले प्रश्न हैं वो भी पूछे जाते हैं या फैक्चुअल भी पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला जो आंदोलन आप देख रहे हैं वो है स्वदेशी आंदोलन। जैसा कि इसका नाम है स्वदेशी, यानी अपने देश की जो वस्तुएं हैं उनको प्रोत्साहित करना, अपने देश की चीज़ों को प्रोत्साहन देना और जितनी भी विदेशी वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार करना, ये इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। तो इस आंदोलन में भाग लेने वाले या इस आंदोलन को नई दिशा देने वाले जो महत्वपूर्ण नेता हैं उनके नाम नीचे दिए हैं। उसमें आप सबसे पहले देख रहे हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को। लोकमान्य इनकी उपाधि थी। ये जनता में काफ़ी लोकप्रिय होते हैं, इसीलिए इन्हें लोकमान्य कहा जाता है। और बाल गंगाधर तिलक ये इनका नाम था। अब इन्होंने महाराष्ट्र क्षेत्र से, महाराष्ट्र में बंबई और पूना वाला जो इलाका था वहाँ स्वदेशी की भावना का, बंबई और पूना वाले क्षेत्र में स्वदेशी की भावना का प्रचार प्रसार किया और लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए, लोगों में देश प्रेम तो हर देशवासी के अंदर होता है, बस उसको जिंदा करने की आवश्यकता होती, सोया रहता है अंदर। भावनाओं को जब उत्तेजित किया जाए तो वो अपने आप उठकर खड़ा हो जाता है। तो देश प्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी तथा गणपति महोत्सव का आयोजन प्रारंभ किया। ये जो दोनों उत्सव थे ये किसी धार्मिक उद्देश्य से नहीं बल्कि राष्ट्रीय उद्देश्य से चलाए जा रहे थे और इस बात पर बल दिया लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने इस बात पर बल दिया कि स्वराज्य की प्राप्ति अगर आपको करनी है तो सबसे पहले तो आपको विदेशी चीज़ों को छोड़ देना होगा। जो अपने देश की बनी वस्तुएं हैं यानी स्वदेशी है उसको स्वीकारना होगा, उसे खुले दिल से एक्सेप्ट करना होगा। साथ ही साथ बहिष्कार करना होगा। अच्छा, बहिष्कार किस चीज़ का? तो अंग्रेज़ों की दी हुई हर चीज़ का या जितना भी विदेशी सामान है, विदेशी चीज़ें हैं, उनका बहिष्कार करना होगा। साथ ही साथ राष्ट्रीय शिक्षा को सर्वोपरि स्थान दिलाना होगा, यानी उसे सर्वोच्चता देनी होगी। अगर इतनी चीज़ों को हम करने में सफल हो जाते हैं तो हमें स्वराज्य प्राप्त हो जाएगा, ऐसा तिलक का कहना था। ये इनके बारे में आपने देखा। और तिलक ने सहकारी केंद्रों की स्थापना की, स्वदेशी वस्तु प्रचारिणी सभा का नेतृत्व भी किया। तो ये दो चीज़ें ध्यान दीजिएगा। उसके ठीक नीचे, मतलब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इनके ठीक नीचे यहाँ पर लाला लाजपत राय को आप देख रहे हैं। तो इन्होंने आंदोलन को पंजाब और उत्तरी भारत क्षेत्र से संभाला था। आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने पंजाब का जो पूरा इलाका था, साथ ही साथ उत्तर भारत का जो पूरा क्षेत्र था, वहाँ पे एक नई दिशा देने का काम किया था। इसमें आप देख रहे हैं कि इन्होंने अपने अभियान में जो सहयोग प्राप्त किया था वो अजीत सिंह से मिला था। इन्हें अजीत सिंह से इन्हें सहायता प्राप्त होती है। कायस्थ समाचार, ये एक समाचार पत्र है। इसमें प्रकाशित उनके लेखों में, इनके जो आर्टिकल इसमें पब्लिश होते थे उसमें तकनीकी शिक्षा, यहाँ ध्यान से देखिएगा, तकनीकी शिक्षा, औद्योगिक आत्मनिर्भरता, इन दोनों का समर्थन किया गया था। मतलब लाला लाजपत राय, जिन्हें कि लाला जी भी कहा जाता था, ये कायस्थ समाचार में अपने आर्टिकल को जो पब्लिश करवाते हैं उसमें इन्होंने लिखा था कि भारत को अगर उन्नत होना है या उन्नति करनी है, अंग्रेज़ों के समान बनना है, या आप कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों के समान उन्नति प्राप्त करनी है, यहाँ ये नहीं कि उनके जैसा बन जाना है, उनके जैसी तरक्की हासिल करनी है, तो इसका एकमात्र रास्ता है कि हम नई टेक्नोलॉजी को अपनाएं। क्योंकि तकनीकी का स्वागत अगर हम नहीं करेंगे तो हम विकसित नहीं हो पाएंगे, ये समय की मांग है और ये सही बात थी। तो इसका इन्होंने समर्थन किया था। उसके बाद इनके नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे सैयद हैदर रजा का नाम आता है। तो इन्होंने दिल्ली क्षेत्र से स्वदेशी आंदोलन की कमान संभाली थी और इसे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर बनाया था, यानी लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देखिए, एक बात है, आंदोलन को खड़ा करने वाले बड़े बड़े नेता होते हैं, ये बुद्धिजीवी लोग होते हैं, पढ़े लिखे इंसान होते हैं, या कभी कभी अनपढ़ भी हो सकते हैं। बात पढ़े लिखे और अनपढ़ की नहीं है, मूल चीज़ है इच्छा शक्ति, नेतृत्व की क्षमता, और वो हर आदमी में नहीं होती। पूरे देश में जितनी जनता है या पूरी दुनिया में जितने मनुष्य हैं, सबके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी नहीं होती है, ये कुछ ही लोगों में होती है। लेकिन जो लीडर होता है वो एक भावना जागृत करने का काम करता है या लोगों के मन में उत्साह भरने का काम करता है। उसके बाद जो भीड़ है वो उसी दिशा में चलती है और काम संपन्न हो जाता है। लीडर अकेले कुछ नहीं कर सकता, नेता भी अकेले कुछ नहीं कर सकते जब तक कि इनके साथ जनसमूह नहीं जुड़ता है। तो जनसमूह को जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि उसमें अपनी लोकप्रियता को बढ़ाया जाए या जो आपके आदर्श हैं उन्हें लोकप्रिय बनाया जाए।
और उसी के लिए इन्होंने यहाँ जो दिल्ली क्षेत्र है वहाँ से स्वदेशी आंदोलन की कमान संभाली थी और इनका नाम है सैयद हैदर रजा। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर चिदम्बरम पिल्लई का नाम आता है। तो चिदम्बरम पिल्लई ये दक्षिण भारत में मद्रास वाला जो क्षेत्र था वहाँ से स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार कर रहे थे, उसका नेतृत्व कर रहे थे। तूतीकोरिन कोरल मिल की हड़ताल जो थी उसको संगठित करने वाले यही व्यक्ति थे। इन्होंने मद्रास प्रांत का जो पूर्वी तट था, यहाँ ध्यान से देखिएगा, मद्रास प्रांत का जो पूर्वी तट था वहाँ पर स्थित तूतीकोरिन नाम का जो नगर था उसमें स्वदेशी स्टील नेविगेशन कंपनी इसकी स्थापना की थी। इसे आप देख रहे हैं, ये स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी है जिसकी इन्होंने स्थापना की थी। इनके नीचे आप देख रहे हैं विपिन चंद्र पाल को, यहाँ आधा ना और पूरा ना दोनों दिया है, असल में ये विपिन चंद्र पाल है। तो लाल बाल पाल की तिकड़ी आपने सुनी ही है, मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये तीनों गर्मपंथी नेताओं में सबसे अग्रगण्य थे। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि ये गर्म दल के नेता, आप देखते हैं कि कांग्रेस में दो विचारधाराएं उदय होती हैं, उसमें एक गर्मपंथी रहते हैं और दूसरे नरम वाले रहते हैं। मतलब शुरुआत जब कांग्रेस की होती है तो उस समय से नरम दल का ही वर्चस्व रहता है, लेकिन धीरे धीरे करके बंगाल विभाजन के बाद तक स्थितियां कुछ ऐसी बनती हैं कि एक धड़ा ऐसा हो जाता है जो कि गर्म दिमाग वाला होता है। वो उग्र होकर उग्रता के साथ सारे कामों को करना चाहता है और तत्काल परिणाम की उसकी अभिलाषा होती है, वो बहुत समय तक धैर्य नहीं रख पाता है। तो इसी प्रकार के नेताओं में थे विपिन चंद्र पाल, और इन्होंने स्वदेशी आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में, यहाँ देखिएगा, स्वदेशी आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में विशेषकर शहरी क्षेत्रों में इन्होंने नेतृत्व कहाँ से किया था? शहरी क्षेत्रों से किया था। तो शहरी क्षेत्रों में आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये न्यू इंडिया नाम के समाचार पत्र के संपादक भी थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिन्हें कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखिए लियाकत हुसैन जी का नाम आता है। तो इन्होंने पटना से इस पूरे आंदोलन या इस पूरे अभियान की बागडोर संभाली थी। पटना के लियाकत हुसैन ने बहिष्कार का समर्थन किया और 1906 में, यहाँ पर देखिएगा, 1906 में ईस्ट इंडिया रेलवे हड़ताल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने मुसलमानों में राष्ट्रवादी भावनाएं जगाने हेतु और उर्दू में अनेक जो उत्तेजक लेख लिखे थे उसके द्वारा उन्हें चेतना दिलाने का प्रयास किया। कहने का मतलब ये है कि ये लेख लिखकर आर्टिकल के माध्यम से जो मुसलमान भाई थे या मुसलमान बंधु थे उन्हें सचेत करने का काम करते थे, उन्हें राष्ट्रवाद के प्रति प्रेरित करते थे, उनकी सोई हुई देशभक्ति को जगाना चाहते थे। और उसके बाद देखिए इनके जो कार्य थे उसमें स्वदेशी समर्थक अनेक मुस्लिम जो राष्ट्रवादी थे उन्होंने समर्थन भी किया, जिसमें कि आप देखिए इसमें नाम दिए हैं। तो वो नाम भी महत्वपूर्ण हैं जो कि यहाँ सपोर्ट करते हैं, उनके भी नाम इंपॉर्टेंट है। इसमें गजनवी रसूल का नाम आता है, दीन मोहम्मद है, दीदार बख्श हैं, इसके अलावा मोनिरुल जमान है। इसके अतिरिक्त आप देख रहे हैं इस्माइल हुसैन है, सिराजी हैं, अब्दुल हुसैन है, अब्दुल गफ्फार हैं, इनके नाम प्रमुख हैं। ये सब कौन है? ये लियाकत हुसैन के सपोर्टर हैं जो कि राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रचार प्रसार करने में, मुस्लिम कम्युनिटी में प्रचार प्रसार करने में काफ़ी हद तक सक्रिय थे। इसके बाद श्याम सुंदर चक्रवर्ती को देख लीजिएगा। तो देखिए स्वदेशी आंदोलन से संबद्ध राजनीतिक नेता जिन्होंने हड़तालों के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहले के समय में हड़ताल भी एक बढ़िया शस्त्र हुआ करता था जो कि लोगों को, खासतौर पे जो सत्ताधारी दल होता था, और सत्ताधारी दल उस समय का कौन था? ये ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज। तो इन्हें परेशान करने में अच्छा खासा अपना योगदान देता था। तो ये हड़ताल वाली जो जितनी भी चीज़ें होती हैं उसमें अपना योगदान करते हैं। इसके बाद रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी का नाम आता है। ये रामेंद्र सुंदर तिवारी थे असल में, और इन्होंने बंगाल विभाजन के निर्णय के प्रभावी होने की तिथि को विरोध प्रदर्शन हेतु काला दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। ये पूछा जा सकता है कि काला दिवस के रूप में मनाने की घोषणा ये किसके द्वारा की गई? तो इनका नाम याद रखिएगा, रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी। तथा लोगों से ये अपील की कि वे इस दिन घरों में अपने चूल्हे न जलाएं, मतलब दाना पानी जो है उसको निरस्त कर दिया जाए। घर में चूल्हा नहीं जलता है, ऐसा कब होता है? जब मातम छाया रहता है, मतलब लोग शोक मना रहे होते हैं, किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई ऐसी अप्रिय घटना घट जाती है कि मतलब मुंह में दाना नहीं घुस सकता, अनाज नहीं घुस सकता, तो उस समय चूल्हे में आग नहीं जलती है, ऐसा होता है। ठीक है, तो वैसा माहौल तैयार किया जाए, ये रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी जी का आयोजन था। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर को देखिए, गुरुदेव। तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष जो था, यहाँ आप देख रहे हैं, इसमें लोगों को भाग लेने हेतु प्रेरित करना और अनेक देशभक्तिपूर्ण जो गीत हैं उनकी रचना करना, ये इनका काम था। यहाँ आप देख रहे हैं, और बंगाली लोक संगीत के माध्यम से, जो बंगाली लोक संगीत था यानी जनता का संगीत था, जन जन का संगीत था, उसके माध्यम से राष्ट्रवादियों में साम्राज्यवादी शासन के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा जगाने वाले गुरुदेव थे। इन्होंने स्वदेशी भंडार गृहों की स्थापना की, यहाँ आप देख रहे हैं, तथा लोगों से आह्वान किया कि राष्ट्रीय सौहार्द बनाने हेतु रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जाए। अब रक्षाबंधन का पर्व जो था उसमें क्या होता था? वैसे तो भाई और बहनों के बीच का त्यौहार है, लेकिन यहाँ पे हिंदू मुसलमान आपस में मनाए और एक दूसरे को राखी बांधे ताकि भाईचारे का एक संदेश पूरे देश भर में फैले, और अंग्रेज जो कि सांप्रदायिकता को यहाँ हथियार बनाकर हमें तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं वो विफल हो जाएं। ये गुरुदेव का उद्देश्य था। इसके बाद आप नीचे देख रहे हैं, यहाँ पर कहा गया, इनका मत था कि रक्षाबंधन से लोगों में भ्रातृत्व की जो भावना है उसका विकास होगा। इसके बाद अरविंद घोष को देख लीजिएगा, यहाँ पर है अरविंद घोष जी।
इन्होंने आंदोलन को बंगाल के अतिरिक्त देश के अन्य भागों में भी प्रारंभ किए जाने की वकालत की, क्योंकि वो जानते थे कि सिर्फ बंगाल अकेले प्रांत में ही इसका फैलाव होकर कुछ नहीं हो पाएगा। भले ही यहाँ पर बंगाल एक बड़ा सूबा है और इसका एक अपना योगदान है, लेकिन उसके बावजूद अगर पूरे देश में इसका प्रचार नहीं किया गया तो ये इतने ही क्षेत्र में फैलकर फिर शांत हो जाएगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए इन्होंने ऐसी वकालत की और 1906 में स्थापित बंगाल नेशनल कॉलेज का प्रधानाचार्य इन्हें नियुक्त किया गया था। अब इनका उद्देश्य क्या था? तो जिसका उद्देश्य था लोगों में राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रोत्साहन करना, लोगों में जो राष्ट्रवादी भावनाएं हैं उनको प्रोत्साहित करना, भारत की स्थिति तथा संस्कृति से संबद्ध शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना, जो भारतीय संस्कृति से युक्त शिक्षा है उसका प्रोत्साहन करना, उसे योगदान देना ताकि वो आगे बढ़े और लोग उससे शिक्षित हों। उन्होंने वंदे मातरम नाम का जो पत्र है उसका कई वर्षों तक संपादन किया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अरविंद घोष जी के द्वारा वंदे मातरम नाम का जो समाचार पत्र था उसका कई वर्षों तक संपादन किया गया था। इस पत्र के माध्यम से अरविंद घोष ने स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहित करने हेतु अनेक संपादकीय लेखों का प्रकाशन किया। पहले के समय में समाचार पत्र एक महत्वपूर्ण योगदान देते थे। तो मीडिया तो हमेशा ही योगदान देता है। मीडिया चाहे तो समाज को बिगाड़ भी सकता है, मीडिया चाहे तो समाज को बना भी सकता है, मीडिया चाहे तो कुछ भी कर सकता है, और इसीलिए इसका निष्पक्ष होना और सही तरीके से काम करना आवश्यक है, जो कि आजकल नहीं कर रहा है। लेकिन उस समय का या उस जमाने का जो मीडिया था वो ऐसा नहीं था। उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कोई प्रचलन तो था नहीं बहुत ज़्यादा, बहुत बाद में होता है। ये जो प्रिंट मीडिया था इसी का योगदान रहता था। अब इस पर भी अंग्रेज पूरा अपना जोर लगा देते थे कि एकदम अंकुश लगाया जाए, ये सरकार के खिलाफ कुछ लिख न सके। जैसे आप देखते हैं वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को, इस प्रकार के न जाने कितने प्रतिबंध। तो ऐसी कंडीशन में ये जो जुनूनी राष्ट्रवादी नेता हुआ करते थे या संपादक होते थे, ये अपनी जान पर खेलकर अपनी सारी संपदा और अपनी जो पूरी गृहस्थी है उसको दांव पर लगाकर इन पत्रों का प्रकाशन करते थे। वो जानते थे कि जरा सा इसमें टेढ़ा मेढ़ा होगा या अंग्रेजों को भनक लग जाएगी कि हम ऐसा कुछ लिख रहे हैं तो उसका लेना का देना पड़ सकता है, लेकिन इसके बावजूद ये छापते थे। तो इस प्रकार का देश प्रेम होता है। आज के समय के तरह के पत्रकार नहीं हुआ करते थे। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया, स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक संपादकीय लेखों का यहाँ पे प्रकाशन किया और इन लेखों में उन्होंने हड़तालों तथा राष्ट्रीय शिक्षा के इत्यादि के माध्यम से स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहन और समर्थन दिए जाने की वकालत की। मतलब इन्होंने कहा कि स्वदेशी आंदोलन को अगर आप योगदान देना चाहते हैं तो आपको हड़ताल करनी चाहिए। हड़ताल से अंग्रेजों पर असर पड़ेगा। आप अगर हड़ताल पर धरने पर बैठ जाएंगे तो इससे अंग्रेजी सत्ता कहीं ना कहीं प्रभावित तो होगी। और उसके अलावा जो राष्ट्रीय शिक्षा है उसका अगर प्रचार प्रसार होता है तो इससे भी अंग्रेजों की जो पाश्चात्य संस्कृति या शिक्षा का पूरा मंजर स्थापित हो रहा है उसको गहरा धक्का पहुंचेगा। तो कुल मिलाकर ब्रिटिशों को आघात पहुंचाना, चाहे जैसे पहुंचाया जाए, वो इनका उद्देश्य था। इसके बाद आप देख लीजिए इनके जो कार्य थे उसमें जतीन्द्रनाथ बनर्जी, यहाँ आप देख रहे हैं जतीन्द्रनाथ बनर्जी और बारिंद्र कुमार घोष, इनसे इन्हें महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। तो अरविंद घोष के जो सहयोगी हैं उनके नाम भी आप याद रखेंगे। इसमें जतीन्द्रनाथ बनर्जी हैं और बारिंद्र कुमार घोष है। तो हो सकता है कि स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्तित्वों के नाम दे दे कि आप बताइए कि इसमें से कौन सा व्यक्ति स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं था। तो उसमें अगर ये तीनों नाम आते हैं तो ये तीनों ही वहाँ जुड़े हुए थे, उसके अलावा जो चौथा दिया होगा वो नहीं होगा। इस प्रकार से भी प्रश्न बनते हैं। इसके बाद देखिए उल्लेखनीय है कि अनुशीलन समिति की स्थापना बनर्जी और घोष ने की थी। बनर्जी और घोष का मतलब यहाँ पे किससे है, तो यहाँ आप देख रहे हैं घोष और बनर्जी कौन कौन है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर से देखिए अब सुरेंद्रनाथ बनर्जी का नाम आ जाता है। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ये उदारवादी थे, ये गर्मपंथी नहीं थे, ये उदारवादी विचारधारा के समर्थक थे, लेकिन ये भी राष्ट्रवादी थे। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि राष्ट्रवाद जो है वो उदार कैसे हो सकता है। राष्ट्रवाद उदार हो सकता है, उदारता उसके अंदर हो सकती है, लेकिन उग्रता भी होती है। उग्रता और उदारता एक साथ रह सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे नरमी का रवैया आप अपनाएंगे तब जाकर आपकी जो उग्रता है वो समाप्त हो जाएगी। अदरवाइज आप उदार भी रह सकते हैं और उग्रवादी भी रह सकते हैं। तो जो राष्ट्रवाद होता है वो हमेशा उत्तेजित करता है और इसके अंदर जुनून होता है। देशभक्ति जो है वो शांत स्वभाव की होती है और वो धीरे धीरे काम करने में विश्वास कर सकती है या उसमें लचीलापन हो सकता है। तो यह भी थे राष्ट्रवादी ही, लेकिन कैसे, उदारवादी। इनकी विचारधारा से प्रश्न बने हैं इसलिए कहा जा रहा है। उसके बाद देखिए जिन्होंने द बंगाली जैसे पत्रों के माध्यम से, यहाँ पर इनके द्वारा जो सौजन्य से प्रकाशित हुए समाचार पत्र हैं उसमें द बंगाली का नाम आता है। इस प्रकार के समाचार पत्रों के माध्यम से सरकार की प्रेस विरोधी जो नीतियां थी, वर्नाक्युलर आदि जो एक्ट चल रहे थे, उनके विरुद्ध सशक्त आंदोलन चलाया था। मतलब इनका आंदोलन जो था बड़ा ही मजबूत था, उसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। इन्होंने अनेक सभाओं को भी संबोधित किया था और कृष्ण कुमार मित्रा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कृष्ण कुमार मित्रा और नरेंद्र कुमार सेन ये इनके सहयोगी थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के जो सहयोगी थे उसमें कृष्ण कुमार मित्रा और नरेंद्र कुमार सेन का नाम आता है, तो उन्हें भी आप देखिए। उसके बाद अश्विनी कुमार दत्त जी का नाम आता है। तो ये एक स्कूल के अध्यापक थे और इन्होंने स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देने हेतु स्वदेश बांधव सभा या स्वदेशी बांधव सभा इसकी स्थापना की। बांधव मतलब होता है बंधु, मतलब यहाँ पे भाइयों से तात्पर्य है।
तो ये स्वदेशी भाइयों की सभा थी, इसे आप देख रहे हैं। और इन्होंने बारीसाल जो क्षेत्र था वहाँ के मुस्लिम काश्तकारों द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। मतलब उनके आंदोलन को एक नई दिशा देने वाले ये व्यक्ति थे। इसके बाद प्रमोद मित्रा, यहाँ पे प्रथम मित्रा लिखा हुआ है, प्रथमनाथ मित्रा, इन्हें प्रमोद मित्रा भी कहा जाता था। तो दोनों नाम उन्हीं के हैं, ध्यान से देखिएगा। ये और उसके अतिरिक्त बारिंद्र कुमार घोष, जतीन्द्रनाथ मुखर्जी, इन तीनों ने मिलकर कलकत्ता में अनुशीलन समिति की स्थापना की। अनुशीलन समिति की जो नींव रखी गई थी वो इन तीनों के द्वारा बेसिक तौर पर रखी गई थी। मतलब ये फाउंडिंग उसके जो मेंबर हैं वो कहे जाते हैं। यहाँ तक आपने देखा। और कहाँ पर रखा जाता है? कलकत्ता में इसे स्थापित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या चीज़ है। अभी गोपाल कृष्ण गोखले को देख लेते हैं। तो 1905, ये सन 1905 की बात हो रही है। बंगाल में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन था उसके ये अध्यक्ष बने, यहाँ आप देख पा रहे हैं। और इन्होंने स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया था, स्वदेशी आंदोलन को सपोर्ट किया था। इसके बाद अब्दुल हालिम गजनवी का नाम आता है। देखिए इसमें जितने भी नेताओं को आप देख रहे हैं, कुछ उदारवादी हैं, कुछ गर्मपंथी हैं, लेकिन जो स्वदेशी आंदोलन के सपोर्टर हैं उन सभी के नाम आप देख रहे हैं। इसमें से कुछ नेता ऐसे हैं जो कि स्वदेशी आंदोलन को सपोर्ट तो करते थे, स्वदेशी अपनाने पर जोर भी देते थे, लेकिन जो विदेशी वस्तुओं की होली जलाई जा रही थी उसका एकदम बड़े पैमाने पर बहिष्कार करके उसे नष्ट किया जा रहा था। तो ये नष्ट करने वाली जो चीज़ें थी उससे समर्थित नहीं थे, मतलब उसे ये सपोर्ट नहीं करते थे। इनका ये कहना था कि ये पैसे की बर्बादी। तो ऐसी भी विचारधारा थी, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि ये देशद्रोही थे। ये भी देश की आज़ादी में या जो स्वदेशी आंदोलन था उसी में सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन बस ये चाहते थे कि जो सामान है वो बर्बाद ना हो। इसके बाद चलते हैं आगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये गजनवी जी हैं, मतलब अब्दुल हालिम गजनवी इनका नाम है। ये पेशे से जमींदार और वकील थे। ये एक जमींदार भी थे और वकील भी थे। इन्होंने कई स्वदेशी उद्योगों की स्थापना की और क्रांतिकारी गतिविधियों को बंगाल से बाहर फैलाने में अरविंद घोष की सहायता की। बंगाल क्रांतिकारी गतिविधियों का गढ़ हुआ करता था, एक केंद्र हुआ करता था, और ये बड़ा क्षेत्र था। यहाँ पर अंग्रेजों की एक नहीं चल पाती थी, और यही कारण था कि अंग्रेजों ने इसे 2 टुकड़ों में बांटने का प्रयास किया और अंत में वो सफल होते हैं, मतलब फूट डालते हैं और 2 टुकड़े हो जाते हैं इसके। तो ये विभाजन अंग्रेजों ने इसी उद्देश्य से किया था ताकि बंगाल की ताकत को घटाया जा सके। तो उसके बाद होता यह है कि अब बंगाल से बाहर भी राष्ट्रवादी गतिविधियों को फैलाने का काम चलने लगता है ताकि इसे और जगह फैलाया जा सके और ये जिंदा रह सके, राष्ट्रवाद का जो भाव है ये बना रह सके, ये नष्ट ना हो जाए, ये प्रयास चल रहा था। तो इसमें अब्दुल हालिम गजनवी का भी योगदान है। ये जमींदार थे तो इनके पास पैसा था और पैसे का उपयोग इन्होंने स्वदेशी उद्योगों की स्थापना में किया। साथ ही साथ ये क्रांतिकारी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर योगदान लेते थे। इसके बाद दादा भाई नौरोजी को आप देखेंगे तो दादा भाई नौरोजी के बारे में कहा गया है, यहाँ आप देख रहे हैं। इन्होंने कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1905 बंगाल विभाजन, 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना। बंगाल का विभाजन होता है सांप्रदायिक आधार पे और उसके बाद उसका जो तत्काल प्रभाव है वो देखने के लिए मिलता है 1906 में। ठीक, अब उसके बाद 1907 का जो अधिवेशन था वहाँ कांग्रेस के 2 टुकड़े हो जाते हैं। तो ये गतिविधियाँ बहुत तेजी से घटित होती हैं। फिर 1909 में आप देखेंगे सांप्रदायिक निर्वाचन वाली प्रणाली सामने आ जाती है। तो धर्म के आधार पर भारत को बांटने के प्रयास ये बहुत पहले से चल रहे हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर तो अंत में कहा गया कि इन्होंने कांग्रेस में स्वराज को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था। ये देखिए दादा भाई नौरोजी, इनके बारे में कहा गया कि 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता करते हैं और कांग्रेस ने स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया था, मतलब घोषणा इन्हीं के द्वारा की गई थी, ये कहने का तात्पर्य है। कांग्रेस ने स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया था कि अब यही हमारा उद्देश्य है। इसके बाद आचार्य पीसी राय को देखिएगा, इन्होंने कलकत्ता केमिकल्स की स्थापना की थी। ठीक है, कलकत्ता केमिकल्स की स्थापना की थी तथा स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया था। ये भी स्वदेशी की दिशा में ही एक कदम है, मतलब रसायन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, ये इसका उद्देश्य था। नीचे आप कुछ और नाम देख रहे हैं तो उसमें मुकुंद दास का नाम आता है। यहाँ आप देखिए रजनीकांत सेन है, द्विजेंद्र नाथ या द्विजेंद्र लाल राय हैं, इसके अलावा गिरीन्द्र मोहिनी दोषी हैं, सैयद अबू मोहम्मद हैं। ये जितने भी व्यक्ति आपने देखे, इन्होंने स्वदेशी की तर्ज पर अनेक देशभक्तिपूर्ण गीतों की रचना की। गीत या संगीत जो होता है ये भी आत्मा में निवास करता है, मतलब इसका सीधा असर मन और जो मस्तिष्क है या दिल है उस पर होता है, अंदर तक ही असर डालता है। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य ये है। तो इसके सहारे अगर देशभक्ति की भावना को फैलाया जाएगा तो वो ज़्यादा प्रभावी होगी और आम जनता तक पहुंच सकेगी। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि एक नेता भाषण दे रहा हो और आपको देशभक्ति के लिए उकसा रहा हो कि हर नागरिक जो होता है या हर देशवासी जो होता है उसको अपने देश के प्रति वफादार रहना चाहिए, मातृभूमि के प्रति समर्पित रहना चाहिए। तो उसका भाषण लोग सुने और उसके बदले में एक देशभक्ति वाला जुनून वाला गाना बजा दिया जाए, तो आप बताइए कि असर कौन ज़्यादा डालेगा? असर गाना ज़्यादा डालेगा। उसके अंदर, संगीत के अंदर ऐसी ताकत होती है कि वो लोगों को अपने मंत्र में बांध लेता है या मंत्रमुग्ध कर लेता है। तो वही स्थिति यहाँ भी है, मतलब स्वदेशी के लिए इन्होंने देशभक्तिपूर्ण गीतों की रचना की ताकि इसका असर और बढ़ सके। इसके बाद गिरिचंद्र घोष,
इसके अलावा छिरोदे प्रसाद, विद्या विनोद और अमृतलाल बोस नाटककार थे, जिन्होंने कि अपने रचनात्मक कार्यों के माध्यम से स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहित करने का काम किया। इसी क्रम में अश्वनी कुमार बनर्जी का नाम आता है, यहां पर आप देख रहे हैं। तो यह एक स्वदेशी कार्यकर्ता थे। इन्होंने भारतीय जूट मिल के श्रमिकों के द्वारा अगस्त 1906 में बजबज नामक स्थान पर, बजबज नाम का जो स्थान था, वहां पे भारतीय मिल हैंड्स यूनियन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सतीश चंद्र मुखर्जी को आप देखेंगे तो इन्होंने अपनी डांस सोसाइटी के माध्यम से स्वदेशी प्रयासों द्वारा शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने और उसे प्रोत्साहित करने का प्रयास किया था। ये जो प्रयास या ये जो योगदान था वो सतीश चंद्र मुखर्जी का था। इसके बाद आप मोतीलाल घोष को देख लीजिए। तो ये अमृत बाजार पत्रिका के समूह से संबद्ध थे। अमृत बाजार पत्रिका ये वर्नाक्युलर की शिकार होती है और रातों रात इसकी भाषा परिवर्तित कर दी जाती है। तो इस प्रकार का जुनून लेखकों में होता था कि वो भाषा भले बदल लें, लेकिन अपने विचारों को बदलने के लिए तैयार नहीं होते थे, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। तो देखिए, अमृत बाजार पत्रिका समूह से ये भी संबद्ध थे। ये उग्रवादी विचारधारा के समर्थक थे और इन्होंने भारतीय जो समाज था उसमें उत्तेजक और देशभक्तिपूर्ण लेखों के माध्यम से राष्ट्र प्रेम की भावना को जगाने का प्रयास किया था। ब्रह्म बांधव उपाध्याय, आप ये सब नाम जानते होंगे, बस इनके बारे में थोड़ा डिटेल डाटा यहाँ पर है, उन्हें देखना है। तो ब्रह्म बांधव उपाध्याय, इन्होंने संध्या और युगांतर नाम के जो समाचार पत्र हैं उनके माध्यम से या उनके जरिए स्वराज और स्वदेशी को लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया। ब्रह्म बांधव उपाध्याय के द्वारा संध्या और युगांतर नाम के जो समाचार पत्र थे उनके सौजन्य से देश प्रेम के भाव को या देशभक्ति की जो भावना थी उसको उकसाने का काम किया गया। जोगेंद्र चंद्र को देखिएगा, तो मार्च 1904 में कोष एकत्रित करने हेतु यानी धन इकट्ठा करने हेतु संगठन की स्थापना ये करते हैं। और कोष किस लिए इकट्ठा किया जा रहा था, मतलब यहाँ पे पैसा इकट्ठा करने का क्या पर्पस हो सकता है? तो इस पूरे संगठन का उद्देश्य ये था कि भारतीय छात्रों को तकनीकी और औद्योगिक प्रशिक्षण हेतु विदेश भेजा जाए और उसके लिए पैसे की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब भारतीय जो छात्र हैं, यहाँ के नेटिव लोग हैं, वो तकनीकी की शिक्षा में पारंगत होंगे तो वो अपने देश की प्रगति में योगदान देंगे। आज के इंजीनियरों की तरह नहीं होंगे कि देश से बाहर भाग जाएंगे और बाहर जाकर अमेरिका के लिए कुछ करना शुरू कर देंगे या किसी अमेरिकी कंपनी में काम कर लेंगे। ऐसे लोग नहीं होते थे पहले। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो पैसा जमा करने का उद्देश्य था वो यही था कि छात्र जो है वो तकनीकी शिक्षा से दक्ष हों और वो विदेश तक जाके वह ज्ञान प्राप्त करें या वो जानकारी हासिल करें जो कि विदेशियों के पास है, और फिर उस जानकारी का इस्तेमाल देश की तरक्की में करें, देश के योगदान में करें। इसके बाद मनीन्द्र नंदी का नाम आता है। तो ये कासिम बाजार के जमींदार थे और इन्होंने स्वदेशी को बढ़ावा देने हेतु अनेक उद्योगों की स्थापना की थी। तो स्वदेशी शब्द ही है, तो स्वदेशी का मतलब यही है कि अपने देश में सब कुछ किया जाए। जैसे आजकल आत्मनिर्भर भारत चल रहा है, तो कुछ उसी तरह का माहौल उस समय भी था, लेकिन आज के माहौल से पीछे के माहौल की तुलना नहीं की जा सकती। वो जुनून वाला माहौल था, आजकल स्वार्थपूर्ण माहौल है, स्वार्थ हर जगह है। ये जो नेता थे ये स्वार्थी नहीं थे। आज की राजनीति स्वार्थ से भरी हुई हो, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। इसके बाद देखिए, मनीन्द्र नंदी के बाद नीचे आप देख रहे हैं कालीशंकर शुक्ल का नाम आता है। तो इन्होंने स्वदेशी आंदोलन के संबंध में या समर्थन में अनेक पैम्पलेट प्रकाशित किए, यानी पोस्टर जो होते हैं, पर्चे बांटे जाते हैं, उसको प्रकाशित किया तथा नए औद्योगिक, यहाँ ध्यान दीजिएगा, नए औद्योगिक वर्ग से यह आग्रह किया, जो नया औद्योगिक तबका था उससे आग्रह किया कि वो भारतीय हितों के पक्ष पोषण हेतु विशिष्ट प्रकार के व्यवसायों का विकास करे। मतलब औद्योगिक सक्षम जो वर्ग थे, समुदाय था लोगों का, उनसे इनका आग्रह था कि भाई अपने देश की तरक्की के लिए योगदान करिए। सुंदरलाल, ये कौन थे? तो ये उत्तर प्रदेश के एक छात्र नेता थे और कालांतर में इनका रुझान भी उग्रवाद की ओर हो गया था। तो जो युवा होते थे वो उग्र राष्ट्रवाद के समर्थक होते थे। इसके बाद कुंवर जी मेहता को आप देखेंगे। कुंवर जी मेहता हैं और कल्याणी मेहता हैं। तो इन्होंने पाटीदार युवक मंडल के माध्यम से संगठनात्मक कार्य प्रारंभ किए थे। इसका भी उद्देश्य वही था, देश की आज़ादी में अपना योगदान निभाना। सबके तरीके अलग अलग थे लेकिन उद्देश्य एक ही था। लाला हरकिशन लाल को देखिएगा यहाँ पर। तो इन्होंने ब्रह्म समाज पर आधारित संगठन के माध्यम से पंजाब में स्वदेशी आंदोलन को लोकप्रिय बनाने का काम किया और इस संगठन ने ट्रिब्यून नाम का जो समाचार पत्र है उसका प्रकाशन भी प्रारंभ किया। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे? ये लाला हरकिशन लाल थे। इसके बाद मोहम्मद शफी और फजल ए हसन का नाम आप देख रहे हैं। ये दोनों पंजाब के मुस्लिम नेता थे और ये रचनात्मक स्वदेशी कार्यक्रम से संबद्ध थे। स्वदेशी को प्रोत्साहित करने के लिए रचनात्मक तरीके से इन्होंने भागीदारी निभाई थी। इनके नीचे आप देख रहे हैं बी कृष्णास्वामी अय्यर का नाम। तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी के मालयापोर ग्रुप के प्रमुख थे। मालयापोर ग्रुप जो था ये कहाँ का है? मद्रास प्रेसिडेंसी का है, तो उसके ये हेड थे। उनके नीचे आप देख रहे हैं जी सुब्रमण्यम अय्यर को। जी सुब्रमण्यम अय्यर हैं, उनके अलावा टी प्रकाशम है, एम कृष्णा राव हैं। तो आप जानते हैं कि ये लोग क्या करते थे, ये दक्षिण भारत के प्रमुख नेताओं में गिने जाते थे और वीके अय्यर के साथ इनके तीव्र मतभेद भी हुआ करते थे। मतभेद की चर्चा यहाँ आवश्यक नहीं है, इसलिए डिटेल आपको जानना भी जरूरी नहीं है।
टी प्रकाशम और कृष्णराव ने मिलकर 1904 में मसूलीपत्तनम में किस्ता पत्रिका का प्रकाशन किया था। ये सब कुछ बातें। उसके बाद आप देख रहे हैं सुब्रमण्यम भारती का नाम आता है। ये प्रख्यात कवि थे, तमिल क्रांतिकारी समूह के सदस्य थे। तो समझ सकते हैं कि इनकी कविताएं कैसी होंगी, उग्र राष्ट्रवादी विचारधाराओं से प्रेरित होंगी। उसके बाद देखिए तमिल क्षेत्रों में राष्ट्रवादी भावनाओं के उत्थान और प्रसार के लिए इन्होंने प्रशंसनीय भूमिका निभाई थी, मतलब इनका बहुत बड़ा रोल था। इसके नीचे आप यहाँ पर देखिए कुछ व्यक्तियों के नाम और दिए हैं। तो इसमें आप देखिए प्रभात कुसुम राय चौधरी हैं और अपूर्व कुमार घोष हैं। ये दो व्यक्ति, प्रभात कुसुम राय चौधरी और अपूर्व कुमार घोष, ये दोनों पेशे से वकील थे। अधिकतर जो उस समय के राष्ट्रवादी बुद्धिजीवी वर्ग के नेता हुआ करते थे वो या तो अध्यापक होते थे या फिर बैरिस्टर या वकील होते थे, यही उनकी पदवी होती थी। तो देखिए इन्होंने मजदूरों को संगठित करने में या इकट्ठा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद प्रेमतोष बोस का नाम आता है। तो ये एक मजदूर नेता थे, प्रमुख मजदूर लीडर के तौर पे इन्हें देखा जाता था। तो यहाँ तक हमने इसे कवर किया। इसी क्रम में कुछ और व्यक्तित्व यहाँ शेष रह गए हैं, जिसमें कि आप हेमचंद्र कानूनगो को देखेंगे, प्रफुल्ल चंद चाकी और खुदीराम बोस, इन्हें देखे बिना काम चलेगा ही नहीं। पुलिनदास है, मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू हैं, शचींद्रनाथ सान्याल हैं और सावरकर बंधु हैं। तो आइए इन्हें एक एक करके देख लेते हैं। पहले हेमचंद्र कानूनगो को आप देखिए। इनकी गणना देश के प्रथम क्रांतिकारी नेताओं में होती है। इनकी गणना देश के जो पहले शुरुआती एकदम क्रांतिकारी नेता हैं उनमें होती है। आतंकवादी गतिविधियों के प्रशिक्षण हेतु ये पेरिस गए थे। आतंकवादी जो गतिविधियां होती हैं उनके प्रशिक्षण के लिए कहाँ पर गए थे? विदेश गए थे, पेरिस गए थे। और पेरिस से लौटने के बाद कलकत्ता में एक बम कारखाने और धार्मिक स्कूल की स्थापना की। बम बनाने का काम इन्होंने सीखा और वापस आकर एक बम बनाने की पूरी फैक्ट्री खोल ली ताकि ये अंग्रेजों को एकदम परेशान कर सके। प्रफुल्ल चंद चाकी और खुदीराम बोस, इनके बारे में आप जानते ही हैं कि गलती से ये कैनेडी की गाड़ी पर बम फेंक देते हैं। मतलब जिसे मारना चाहते हैं वो तो मर नहीं पाता, दूसरे मर जाते हैं। परिणाम ये होता है कि दोनों दो दिशाओं में भाग जाते हैं। इसमें से प्रफुल्ल चंद चाकी जो है ये तो आत्महत्या कर लेते हैं और खुदीराम पकड़े जाते हैं और सबसे कम आयु में फांसी पाने वाले ये क्रांतिकारी सिद्ध होते हैं। लोगों में एक आत्मचेतना की लहर जगाकर ये खुद सो जाते हैं और अंग्रेजों को इनके शव से भी इतना डर लग रहा था, इनकी लाश से भी ब्रिटिश सरकार इतनी भयभीत हो गई थी कि इनकी लाश के बहुत सारे टुकड़े करवा के उसे जगह जगह अलग अलग स्थानों पर फेंकवा दिया गया। मतलब पूरा जो शरीर है वो किसी के हाथ नहीं लग पाया। अंग्रेजों को ये डर लग रहा था कि ये मतलब जो इनका शरीर है उसको देखकर लोग एकदम से गुस्से में ना आ जाए। फिलहाल इन्हें देखिए 30 अप्रैल को कैनेडी की गाड़ी पर इन्होंने बम फेंका था, ये आप देख रहे हैं। आगे चलते हैं। पुलिनदास को देखिए, इन्होंने दक्कन अनुशीलन समिति जो थी उसकी स्थापना की थी और ये 12 डकैती कांड जो था उससे भी संबद्ध थे। डकैती कांड का मतलब यह है कि लूटपाट करके आक्रांत करना, तो उससे इनका संबंध था। ये है पुलिनदास। उनके नीचे आप देख रहे हैं पंडित मदन मोहन मालवीय को, यहाँ देख लीजिए, और मोतीलाल नेहरू। तो प्रांतीय स्वायत्तता और गैर राजनीतिक स्वदेशी आंदोलन के ये पक्षधर थे। मतलब इनका ये मानना था कि स्वदेशी आंदोलन तो चले लेकिन जो उसमें राजनीति का समावेश है वो नहीं होना चाहिए, राजनीति उसमें नहीं होनी चाहिए, वो पूरी तरह से राष्ट्रवादी होना चाहिए, न कि राजनीतिक। उसके बाद आप नीचे देखिए शचींद्रनाथ सान्याल का नाम आता है। तो शचींद्रनाथ सान्याल ये बनारस के क्रांतिकारी थे जिन पर कि एम समाध्यक्ष के विचारों का गहरा प्रभाव था और एम समाध्यक्ष ये संध्या के संपादक थे। यहाँ दो नाम आप देख रहे हैं, एक तो शचींद्रनाथ सान्याल का नाम है जो कि बनारस के क्रांतिकारी थे और दूसरे जो है वो एम समाध्यक्ष हैं। ये इनके गुरु कहे जा सकते हैं या इनके राजनीतिक गुरु कहे जा सकते हैं जिनके विचारों का इन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। और अगर इनके विषय में देखा जाए एम समाध्यक्ष के बारे में तो ये संध्या नाम का जो पत्र था उसके समाचार संपादक कहे जाते हैं। इसके नीचे आप जो सावरकर बंधु हैं उन्हें देख रहे हैं। तो इन्होंने महाराष्ट्र के कपड़ा मिल मालिकों से धोतियों को अत्यंत कम दाम में बेचने का आग्रह किया था। ये स्वदेशी में इनका योगदान था, पूरे राष्ट्रवादी आंदोलन में इनका योगदान नहीं, सिर्फ जो स्वदेशी आंदोलन है उसमें इनका योगदान देखा जा रहा है। तो यही योगदान था। महाराष्ट्र की जो कपड़ा मिल होती थी वहाँ के मालिक ये देशी होते थे, तो इनसे जो धोतियाँ होती थी, धोती पहले का पुरुषों का आम पहनावा होता था और इसी धोती को रंगकर, हल्दी में रंगकर या अन्य रंगों में रंगकर महिलाएं साड़ी के तौर पर भी इस्तेमाल कर लेती थी। तो ये मुख्य पहनावे में आता था। इसे अत्यंत कम दाम में बेचने का आग्रह ये सावरकर बंधुओं के द्वारा किया गया था। तो यहाँ तक हमने इसे कंप्लीट किया है, लेकिन ये अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। इसमें कई सारे वीडियोस आपको मिलेंगे और अगले वीडियो में हम देखेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में। हालांकि ये बहुत लंबा आंदोलन तो नहीं है, 1920 से शुरू होता है, 1922 में चौरी चौरा पर समाप्त हो जाता है। लेकिन जितने समय भी चलता है उतने समय तक इसमें बड़े ही उत्साह से हर वर्ग भाग लेता है और यहाँ पर मुस्लिम समुदाय का भी पूरा योगदान इसके साथ रहता है। तो इसे भी हम लोग देखेंगे, लेकिन अगले लेक्चर में। इसमें इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।